आज की क्लास स्टार्ट करेंगे किस मेथड के साथ? थर्ड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। आई बात समझ में? तो आज की क्लास में हमारा पूरा फोकस रहेगा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेबिट। दो विधियां अपन ने पढ़ ली थी, आज पढ़नी है एक्सपेंडिचर मेथड या डेबिट। अब ये बताइए, आपने पढ़ा होगा एडी, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड पढ़ा? जब आपने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा होगा तो एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स बताए गए? चार कंपोनेंट बताए गए। आई बात समझ में कि भैया समग्र मांग के चार तत्व होते हैं। कौन कौन से चार? पहला प्राइवेट, फाइनल, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। याद है कि नहीं याद? दूसरा क्या बताया था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चौथा शुद्ध निर्यात नेट एक्सपोर्ट। आई बात समझ में? सरकारी व्यय, उसके बाद निजी व्यय, निवेश, ये बताए गए थे। चार कंपोनेंट बताए गए थे, नहीं बताए गए थे? क्लियर हो गई बात? एग्रीगेट डिमांड को दूसरे नाम से किस नाम से पुकारते हैं, आपको याद है? एग्रीगेट डिमांड का दूसरा नाम मैंने क्या लिखवाया था, जरा देखिए आप लोग। जब मैंने एडी लिखवाया है टोटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय भी कहा जाता है। आई बात समझ में? इसको क्या बोला जाता है? कुल व्यय भी कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है इसमें कितने फैक्टर आएंगे एक्सपेंडिचर में? चार। कितने आएंगे? चार। बात समझ में आ गई ना? चारों फैक्टर कहां से लिए गए हैं? एडी वाले। आई बात समझ में? जब हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड कितने कंपोनेंट होंगे? चार। कितने कंपोनेंट होंगे? चार। तो चार कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? वही वाले जो आपने यहाँ पास पढ़े हुए हैं। आई बात समझ में? तो भाई जब एक्सपेंडिचर मेथड हम पढ़ते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड में कितने कंपोनेंट होते हैं भैया? चार कंपोनेंट होते हैं। चार कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? पहले को बोलते हैं बेटा जी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में बोलते हैं पीएफसीई। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीएफसी। दूसरा क्या होता है बेटा जी? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं जीएफसीई। जीएफसीई गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा होता है बेटा जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यही है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको आप लोग बोल रहे थे। इसको यहां बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आई बात समझ में? बोलेंगे इसको इंग्लिश में जीडीसीएफ। जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और चौथा होता है नेट एक्सपोर्ट। चौथा क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट। क्या फार्मूला होता है नेट एक्सपोर्ट निकालने का, किसी को याद है? x माइनस m। आई बस x माइनस m बोले तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपेंडिचर मेथड की हम बात करते हैं या व्यय विधि की बात करते हैं तो चार व्यय ही हो सकते हैं। कितने व्यय हो सकते हैं? चार। पहला व्यय कौन सा? जो किसके द्वारा किया जाता है? निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। किन वस्तुओं पर? कौन वस्तुओं? फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों के द्वारा किए गए व्यय। तो पहला क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे इसको? निजी व्यक्तियों द्वारा किस व्यक्तियों पर? वस्तुओं पर खर्च, अंतिम वस्तुओं पर व्यय। दूसरा क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार के द्वारा किस पर खर्च? वस्तुओं और सेवा, अंतिम वस्तुओं पर खर्च। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको मैं भी समझाता हूं क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है कि भैया इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। आई बात समझ में? इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। इसके बाद नेट एक्सपोर्ट आपको पता ही है। इन सब को यदि आप प्लस कर दें, इन सब को यदि आप प्लस कर दें तो इससे निकलने वाली जो चीज उसको बोलते हैं बेटा जी जीडीपी एमपी। क्या बोलेंगे उसको बेटा? जीडीपी एमपी। आई बात समझ में?
तो व्यय विधि में कितने फैक्टर होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से व्यय? पहला किसके द्वारा? प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी व्यक्तियों के द्वारा अंतिम वस्तुओं पर किया गया व्यय। दूसरा व्यय कौन सा है बेटा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो व्यय किसके द्वारा किए गए? सरकार के द्वारा। किस पर किए गए हैं? अंतिम वस्तुओं पर किए गए। इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आई बात समझ में? इसके बाद क्या बेटा? नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात। ठीक है ना? ये चारों फैक्टर कहां से लिए गए हैं? एडी। एडी या समग्र मांग पड़े, समग्र मांग में 4 तत्व होते हैं, यही चारों तत्व इसमें लिए गए हैं। आई बात समझ में? अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कलम रख दीजिए, पर ध्यान से सुनिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नॉर्मली आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, किताब में आपको दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है। बात समझ में आ गई ना? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में आपको दिया है। क्लियर हो गई बात? तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, पीएफसी क्वेश्चन बता देगा कि भैया इतना इतना है, तो आप लोग कर सकते हैं। यदि कभी कभार नहीं देगा तो दे देगा हाउस होल्ड खर्चा, हाउस होल्ड में कितना व्यय हुआ, गृहिणी के द्वारा कितना खर्च किया गया, नॉन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, तो उसको आप जोड़ सकते हैं, पर समानता इसमें दिया रहता है। तो इसमें आपको ज्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप लोग उसी से उतार लेंगे और ज्यादा समस्या नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूं, निजी व्यक्तियों के द्वारा जितना व्यय किया जाएगा, निजी व्यक्ति बोले तो नॉन इंस्टीट्यूशन भी शामिल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसमें शामिल किए जाते हैं। नॉन प्रॉफिट गैर लाभकारी संगठन, जिनका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार के द्वारा अंतिम वस्तुओं पर किया गया व्यय, इसको भी शामिल किया जाएगा। ये भी सामान्यतः पेपर में दिया है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अलग से खर्चा बना के दिया था गवर्नमेंट द्वारा कितना खर्चा किया गया। आई बात समझ में? नेट एक्सपोर्ट आप पहले से जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात, तो क्या निकल आएगा? नेट एक्सपोर्ट। पढ़ने की आवश्यकता केवल इसमें ये होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोले तो क्या होता है? इसका मतलब है सकल पूंजी निर्माण। क्या मतलब होता है? सकल पूंजी निर्माण। आई बात समझ में? तो सकल पूंजी निर्माण में क्या क्या चीजें आती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब ये बताइए मेरे को, जब आप कोई बिजनेस करते हैं, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, बात को सुनिएगा, जब भी कोई आप बिजनेस करते हैं तो उसमें कितने प्रकार के एसेट्स होती है? 2 प्रकार के एसेट्स होती है। कौन कौन 2 एसेट्स होती है? करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। आई बात समझ में? नॉन करंट एसेट को दूसरे रूप में क्या बोल सकते हैं? फिक्स एसेट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। अब करंट एसेट्स को दूसरे रूप में बोल सकता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में? इन्वेंट्री मतलब जो वस्तुओं पर निवेश पर क्या कर रहे हैं अपन? व्यय कर रहे हैं, वो वस्तु को चलाने के लिए। तो इसमें 2 चीजें आपकी आती हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कितनी चीजें आती हैं? 2। एक आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुई? जो पैसा हमने किसमें खर्च किया? स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए खर्च किया, मशीन खरीदा, बिल्डिंग फर्नीचर खरीदा, ये क्या है हमारी? फिक्स कैपिटल। क्या है हमारी? फिक्स कैपिटल। आइए इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा होता है बेटा जी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है भैया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्टॉक को खरीदने के लिए जो अपन ने क्या किया? निवेश किया। ये चालू निवेश की जरूरत है। कोई आपने व्यापार किया है तो व्यापार में आपको चलाने के लिए कुछ ना कुछ करंट एसेट्स रखनी पड़ेगी, जिसका आप व्यापार करेंगे उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक बार पुनः ध्यान से समझिए। एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि। कितने कंपोनेंट? 4। कितने कंपोनेंट? 4 कंपोनेंट। 4 कंपोनेंट कहां से लिए गए हैं? एडी वाले। कौन से वाले? एडी। एडी कितने कंपोनेंट होते हैं? 4। बताया गया जनाब, पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी व्यक्तियों के द्वारा जो व्यय किया जाता है। आई बात समझ में?
दूसरा क्या है बेटा जिसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो व्यय किसके द्वारा किए जाते हैं, सरकार के द्वारा अंतिम वस्तुओं पर व्यय किए जाते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपने पढ़ा है वहां, इसी को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या बोलते हैं। नेट एक्सपोर्ट आपने वहां भी पढ़ा होगा, एडी के 4 कंपोनेंट मैंने बताए थे, वही चारों के चारों कंपोनेंट यहाँ आते हैं। इसका मैंने दूसरा नाम भी बताया था एडी का। एडी का दूसरा नाम क्या होता है बाजी, समग्र मान का दूसरा नाम क्या है, आप बताइए दिव्यांशी, लिखा खोल के देखिए क्या लिखा होगा। एडी का दूसरा नाम मैं लिखवाया था वहां पास, कुल व्यय। कुल व्यय क्या लिखवाया था, कुल व्यय भी इसको बोलते, टोटल एक्सपेंडिचर भी इसको बोलते हैं। इसीलिए एक्सपेंडिचर में चारों के चारों ऊपर ये लिखिए। क्लियर हो गई बात। अब मुझे आप ये बताइए, यदि मान लीजिए, ध्यान दीजिए, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और आपको निकालना है नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और आपके सामने दिया है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट निकालने के लिए ग्रॉस में क्या करना पड़ेगा, माइनस क्या, डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। यदि आप डेप्रिसिएशन इसमें माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा आपका, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या निकल आएगा, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और तो सब कुछ सेम ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्लियर होगी बात। यदि आपको नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया, आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस माइनस। और यदि ये दिया है और ये निकाला तो क्या कर देंगे, याद हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या। कितने कंपोनेंट, 4। कौन कौन व्यय करता है, निजी व्यय, इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा व्यय कौन करता है, सरकार, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। तीसरा व्यय कौन करता है, इन्वेस्टमेंट, ये जो उसके द्वारा किया जाता है। इन्वेस्टमेंट का क्या नाम है यहाँ, ग्रॉस कैपिटल फॉर, क्या लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आई बात समझ। नेट एक्सपोर्ट तो आपको पता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर होगी बात। इसके कितना, ये जो आपको सामने दिया रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका दिया रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कितनी चीजें आती है, 2, फिक्स और दूसरा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, जो हमने स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए पैसा लगाया है। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या है, जो हमने स्टॉक खरीदने के लिए पैसा लगाया है। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या निकल आएगा आपका, जीडीसीएफ। क्या निकल आएगा, जीडीसीएफ। कितने कंपोनेंट हो गए, 4। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इससे क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी। क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी। यदि आपको क्या निकालना, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एनएनपी एफसी। और आपके सामने है क्या, जीडीपी एमपी। फार्मूले के क्या, कन्वर्जन का रूल लगाएंगे। क्या होता है कन्वर्जन का नियम, एन निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। एनपी निकालना है, डीपी दिया, क्या करेंगे, प्लस एनएफआई, एनएफआई प्लस कर देंगे। एफसी निकालना है, एमपी दिया, माइनस एनआईटी। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या निकल आएगा आपका, एनएनपीएफटी बोले तो इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। अच्छा, घरेलू आय क्या बोलते हैं शॉर्ट में, घरेलू आय। डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनडीपीएफ। क्या बोलते हैं, एनडीपीएफ। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो इतना ही है एक्सपेंडिचर मेथड में। क्लियर है, एक्सपेंडिचर मेथड में इतनी ही चीजें आपको दी है। क्लियर होगी बात। इसको बना लीजिए, शायद आप लोग ना बना हो, सिलेबस छूट गया था कुछ बनवाने के लिए स्कूल में, तो इसको बना लीजिए आप लोग कॉपी में। अब मैंने बता दिया आप लोगों को, तीनों मेथड हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आपको याद ध्यान देने वाली बात है, वो याद रखना प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। जब अपन इनकम मेथड कैलकुलेट करेंगे, बेटा बात करें तो इनकम मेथड जब कैलकुलेट करेंगे तो इनकम मेथड कैलकुलेट करते समय कौन कौन सी सावधानी हमको रखनी होती है। इनकम समझ में आया, आय व्यय की जब हम गणना करेंगे तो कौन कौन सी आय को शामिल नहीं किया जाएगा,
ये कौन कौन सी सावधानियां रखनी, प्रिकॉशंस ऑफ द इनकम मेथड। आइए बताओ कौन कौन सी सावधानी हमको रखनी पड़ेगी। तो पहली चीज ट्रांसफर इनकम को शामिल नहीं करेंगे। ट्रांसफर इनकम क्या होती है आप लोग जानते होंगे। हस्तांतरण आय क्या होती है बाबू, हस्तांतरण आय? हस्तांतरण आय सुबह के यस क्या होती है ट्रांसफर इनकम? यस, विदाउट सर्विस की जो इनकम अर्न होती है, स्कॉलरशिप हो गई और क्या हो गया, स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? हस्तांतरण, ट्रांसफर इनकम में। इनकम फॉर सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, यदि कोई ऐसा गुड्स है जो सेकंड हैंड है उसको यदि आप इसे पुरानी वस्तुओं का विक्रय इसमें शामिल नहीं किया जाता। आइए समझ में, पुरानी वस्तु है जो यदि आप कोई सेकंड हैंड गुड्स बेच रहे हैं तो उसको शामिल इनकम में नहीं करेंगे। इनकम फॉर सेल ऑफ शेयर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर विल बी नॉट इंक्लूडेड, यदि आप किसी कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं, बॉन्ड्स बेच रहे हैं, डिबेंचर्स बेच रहे हैं तो भी वो इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद विंडफॉल गेन, विंडफॉल गेन ये समझते हैं क्या होती है विंडफॉल गेन? विंडफॉल गेन का मतलब क्या हुआ, ऐसी आय जो अचानक से क्या होती है उत्पन्न हो जाती है, इसकी संभावनाएं कम रहती हैं, जैसे लॉटरी लग जाना, लॉटरी इनकम विंडफॉल गेन है, हो भी सकती है और नहीं, लेकिन उसको इसका वो थोड़ी कुछ आप लोगों का, ये तो ऐसी इनकम जो अचानक से क्या हो जाती है हमको हो जाती है, इससे कोई वैल्यू रिड्यूस नहीं होती, प्रोड्यूस नहीं होती। और नेशनल इनकम उन्हीं चीजों को शामिल किया जिसकी वैल्यू ऐड हो कुछ चीजों में, बात समझ में आई, उसी चीजों को नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। जिसमें वैल्यू एडिशन नहीं होगा उसको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके बाद इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्व प्रोवाइड बाय द ओनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड। ओके, इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब यदि कोई एम्प्लॉय है और ओनर भी है, किसी कंपनी में काम भी कर रहा है उसका ओनर भी है, तो उसकी जो इम्प्यूटेड वैल्यू होगी आश्रित ड्यूरेंट हो उसका वो किराया हो तो उसको क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा इनकम करते हैं। इम्प्यूटेड वैल्यू क्या कर देंगे, शामिल करेंगे। मैंने इम्प्यूटेड वैल्यू बताया, मिक्स्ड इनकम बताया था आपको, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बताया था नहीं बताया, मिश्रित आय, मिश्रित आय में क्या होती है, वो स्वयं सारे काम कर रहा है तो उसकी सारी इनकम करेंगे उसमें जोड़ी जाएगी। आई बात समझ, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। पेमेंट out of past saving, payment out of past saving like death duties, gift tax, interest tax are not included in the national। राष्ट्रीय आय में ऐसी कोई चीज नहीं शामिल की जाएगी जैसे डेथ ड्यूटी। आप लोग समझते हैं क्या होते हैं भैया, कोई खत्म हो गया तो डेथ ड्यूटी नहीं पड़ती, जहाँ आप जलाने जाते हैं उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है आपको, लकड़ी मंगाने और टैक्स वहाँ भी होता है, कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है, उसको डेथ ड्यूटी कहीं कहीं लगती कहीं नहीं लगती है। इसके बाद गिफ्ट टैक्स, यदि आप अगर गिफ्ट 2 लाख या 5 लाख से ऊपर करते हैं तो उसमें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, टीडीएस बोलते हैं उसको, टैक्स डिक्लेरेड सोर्स, गवर्नमेंट वही काट देता है जब आपको गिफ्ट देना होता है। ओके, और इंटरेस्ट टैक्स, इन चीजों पर क्या कहते हैं उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में इंक्लूड करते समय। आपको 3-4 पॉइंट कम से कम याद रखना। इसमें ट्रांसफर इनकम आपको पहले से पता है, आई बात समझ में। ट्रांसफर इनकम के बाद सेकंड हैंड गुड्स यदि आप सेल आउट करते हैं उसको शामिल नहीं करेंगे, शेयर बॉन्ड्स यदि आप सेल आउट करते हैं उसको शामिल नहीं करेंगे। आई बात समझ में, अचानक से होने वाली कोई आय विंडफॉल गेन को शामिल नहीं किया जाता। आई बात समझ में। तो नेशनल इनकम इंक्लूड करते समय इनकम मेथड इस चीजों का ध्यान रखना होता है। हमने शुरुआत में लिखवा रखा है आपके क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल नहीं की जाती है। और एक्सपेंडिचर मेथड में यही सारी चीजें सेकंड उसमें भी दिया है एक्सपेंडिचर मेथड में, तो आपको याद रखना कुछ भी आता है लिखने के लिए तो आपको यही सारे पॉइंट लिखने हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। लिए कौन राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए, तो आपको याद रखना है सारी सावधानी लिखनी पड़े। 4 नंबर का क्वेश्चन लिख दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है आप झोंक नहीं सकते ना, समस्या इस बात की आप झोंकने की कोशिश भी करेंगे तो टीचर तुरंत समझ जाएगा, उसको पॉइंट टू पॉइंट चाहिए हो कि भाई ये क्या है ये क्या है। आई बात समझ में। अब आप राष्ट्रीय आय की परिभाषा में लिख रहे हैं राष्ट्रीय आय ऐसी आय होती है बहुत अच्छी आय होती है, इस आय को करने के लिए बहुत आय जरूरी, ऐसा कोई मतलब सेंस नहीं होता टीचर को कुछ मतलब। अब आपको लिखना भैया व्यवसाय अध्ययन में
डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, लिख सकते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क करना बहुत जरूरी है, वहां लिखा जा सकता है। ये बहुत अच्छा काम है व्यापार करने के लिए। इससे क्या होता है, व्यापार की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक्सप्लेन करना पड़ता है कि है क्या, वहां तय हो सकती बात, पर आप इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स अलग टॉपिक्स हो जाते हैं। चलिए मेरा कुछ क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए क्वेश्चंस को और आंसर करिए। ओके, नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, जिससे कुछ हो जाए। ओके, पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, बताइए नए घर के निर्माण को शामिल किया जाएगा राष्ट्रीय आय में कि नहीं किया जाएगा? नहीं होगा, क्यों? ये तो हमारे मक्की निजी आय है ना, राष्ट्रीय आय में शामिल हो गया है। निजी घर बन रहा है। हाँ, उससे वैल्यू टू एडिशन हो रहा है ना, किसी ने जो सर्विस लेना पड़ रहा होगा उसमें इनकम शामिल किया जाएगा। मीनिंग ऑफ लॉटरी प्राइज, लॉटरी प्राइज नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं, लॉटरी प्राइज आप नेशनल इंक्लूड नहीं। इसके बाद नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड करना डेब्ट के ऊपर नहीं किया जाएगा। नॉट इंटरेस्ट पेड करना डेब्ट के ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी। आप इस चीज को दिमाग में रखिए, यदि कहीं भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, किसी को उससे इनकम हो रही, जनरेट हो रही है, आई बात समझ में, तो उसको शामिल करेंगे। यदि नहीं हो रही इनकम जनरेट तो उसको शामिल नहीं करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? इनकम की जनरेशन का मामला है पूरा का पूरा। इनकम यदि जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही सर्विसेज, शामिल करेंगे, नहीं हो रही तो शामिल नहीं करेंगे। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। पेंशन फंड नहीं करेंगे। करेंगे 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 फंड करेंगे। सर्विस किसी व्यक्ति ने सर्विस दी हो तो पेंशन उसको मिल रही हो, सर्विसेज से बदली पेंशन मिलती है, उसको बोलते हैं पेंशन फंड। आई बात समझ में? पेंशन फंड शामिल होगा। पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर, लॉयर को आपने फीस दिया होगा, डॉक्टर को फीस दिया होगा। क्यों लॉयर को फीस देना शामिल? उसने आपको सर्विस दी है। सर्विस भी क्या होती है, इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। आई बात समझ में? इसके बाद गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड नहीं होगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड शामिल नहीं होगा। ओके, इसके बाद प्रॉफिट अर्न बाय द इंडियन बैंक, प्रॉफिट अर्न बाय द इंडियन बैंक, लाभ कमाए इंडियन बैंक होगा। ठीक है। रॉयल्टी, रॉयल्टी होगी सर, रॉयल्टी शामिल होगी। ओके, मनी रिसीव फॉर सेल ऑफ सेकंड हैंड कार, नो सर, सेकंड हैंड कार को शामिल जो 60 का है एक मान लो उधर लगा हुआ है, साथ बैठा हुआ है। चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात पे चर्चा करेंगे, जीडीपी वर्सेस वेलफेयर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपको ये बताना है यदि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, तो क्या उसके बढ़ने से देश का कल्याण, वेलफेयर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके संबंध में आपको अपना पक्ष और विपक्ष रखना। आई बात समझ में? तर्क करने की जीडीपी बढ़ी तो
क्या कल्याण भी बढ़ा, देश का कल्याण भी हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो किस लिए नहीं हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ, कारण। क्या जीडीपी किसी देश का बढ़ना ये सूचक होता है कि देश का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार 4 नंबर में आया। कल्याण का और जीडीपी का क्या इंपॉर्टेंस है? जीडीपी वर्सेस वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी एंड वेलफेयर। सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण होगा। आपने ये शब्द तो सुना होगा कि जीडीपी हमारे देश की इस साल इतने दर से बढ़ गई, इसका मतलब क्या? हमने कहा कि भैया हमारी जीडीपी इस साल 3% से बढ़ी, 4% से बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ? महंगाई। टैक्स लगा। आपने सुना होगा ना देश की जीडीपी 4% से इस साल बढ़ी, 3% से बढ़ी, ये शब्द आपने सुने? नहीं सुनते क्या बताता है? बोलना धीरे धीरे बस ये नहीं, सीरियस मैटर सोचिए कि कोई बड़ी चीज वो नहीं है कि भाई आप लोग कॉमर्स लिए हुए हैं, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट इन सब चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? ये सारी चीजें आप बात करते हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए। कोई व्यक्ति यदि आपसे बात करता है तो उसके सामने पक्ष रख सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों। आपकी तार्किक बुद्धि आपको दूसरों से अलग करती है। यदि आप उसी तरीके से सोचते हैं जिस तरीके से अन्य व्यक्ति सोच रहे हैं तो फिर पढ़ने के कोई महत्व रह नहीं जाता। इसी तरीके से बता दो आपको कि आपने कि भैया कहा कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, जैसे एग्जाम्पल, यदि आप इस तरीके से बात करें, अंधभक्त होकर बात करें किस चीज पर, तो ये पढ़ने लिखने का महत्व नहीं रखता। आपको बात इस तरीके से रखना है कि मोदी जी इस काम के लिए अच्छे, इस काम के लिए अच्छे नहीं, ऐसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए तो अच्छे नहीं, इस काम के लिए अच्छे नहीं, राम जी का मुद्दा बहुत दिन चल रहा है उसको समाप्त कर दिया, अच्छा, 3 तलाक खत्म कर दिया, अच्छा, 370 खत्म किया, वो अच्छा, पर ये काम उनके अच्छे नहीं। समझ पा रहे? इस तरीके से जब बात तो समझ में हम तार्किक बुद्धि से बात करें। हम यदि इसी तरीके से बात करते हैं कि जो मोदी जी करे भगवान है, जो बाबा जी करे वो भगवान है, तो इस तरीके से सोचने से काम नहीं है। आई बात समझ? तो मैं पूछ रहा हूं, जीडीपी यदि किसी देश में बढ़ी तो क्या देश का वास्तविक कल्याण हुआ कि नहीं? क्वेश्चन मेरा ये, आई बात समझ? देखिए हो भी सकता है नहीं, ये पक्ष और तर्क की बात। ओके, एग्जाम्पल से बात क्लियर करता हूं, ठीक है ना? मान लीजिए एक हमारा देश है भारत, एक पाकिस्तान है। मान लीजिए इंडिया ने 100 रुपए कमाया जीडीपी के माध्यम से, 100 रुपए जनरेट हुआ, पाकिस्तान ने भी 100 रुपए कमाया जीडीपी के माध्यम से। जीडीपी दोनों की 100 रुपए मिली, जीडीपी मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ। अब जीडीपी प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा, इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से, इंडिया के जो 100 रुपए जीडीपी में इंक्रीज हुए, वो इंक्रीज हुए कंजम्पशन गुड्स बनाने में 60 रुपए, और जो गुड्स कंजम्पशन गुड्स के बाद मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स बनाने में 40 रुपए। अब यहां पाकिस्तान की जीडीपी देखते हैं, कंजम्पशन गुड्स पे खर्च हुआ 10 रुपया, कैपिटल गुड्स पे खर्च हुआ 90 रुपया। कैपिटल गुड्स का मतलब यहां बारूद भी हो सकता है, बारूद का निर्माण किया हो सकता है। आई बात समझ? अब बारूद बहुत ज्यादा आपने बनाया, बहुत सारे तोपे बंदूक बनाई,
तो इससे क्या दे सकता है? इनकम तो बढ़ी, जीडीपी तो इंक्लूड हो गए भैया। 100 रुपए इस जीडीपी इस कारण से आया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी बहुत जरूरी। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कर रहे हैं आप पैसे? ओके, समझ पा रहे हैं? जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन, जीडीपी आ कहां से, हमारे पास कहां से पैसा इंक्रीज आया, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम तो इस पक्ष से तर्क दें कि जीडीपी बढ़ गई देश की, और हम ये कहें जाके भाषण में कि हमारे देश की जीडीपी ऐसी बढ़ी। क्वेश्चन करिए भाई कहां से बढ़ी, बताइए। यदि कोई नेता लगे ये कर रहा है कि भैया जीडीपी बढ़ी हमारे देश की, तो भाई किस किस सोर्सेस से बढ़ी, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यदि आप गोला बारूद बना रहे हैं, देश को बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं, कर्ज लेकर जीडीपी बढ़ा रहे हैं, तो वो देश के लिए अच्छा नहीं, वो देश के लिए खतरनाक। यदि आप कंजम्पशन गुड्स बना रहे हैं, गोला बारूद बन जरूरी भाई देश की सुरक्षा के लिए, उसका मिनिमम खर्चा होना चाहिए। एजुकेशन पे आप खर्च कर रहे हैं, उससे जीडीपी, एग्रीकल्चर पे आप खर्च कर रहे हैं, तो अच्छी बात, लोग कल्याण भी हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। समझ में आई बात नहीं है? तो जीडीपी और वेलफेयर दोनों इंटर रिलेट करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि जीडीपी का पैसा किस किस जगह पर आप खर्च करके कमा रहे हो, तो जीडीपी कहां से बढ़ रही है। समझ में आई बात नहीं है? जीडीपी और कल्याण कह दें, किसी देश की जीडीपी बढ़ी तो कल्याण भी हो, तो ऐसा कोई स्वाभाविक सी बात नहीं। इसके पक्ष में कुछ तर्क रखता हूं आपके सामने। जैसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मतलब किसका बंटवारा? सकल घरेलू उत्पाद का बंटवारा। सकल घरेलू उत्पाद का बंटवारा कैसे हुआ? सकल घरेलू उत्पाद का बंटवारा इस बात से हुआ कि भैया जो जीडीपी का पोर्शन है उसमें 90% इनकम जनरेट हुई रिच पर्सन की, 10% इनकम जनरेट हुई किसकी? पुअर लोगों। क्या जीडीपी अच्छी है? यदि 60-40 भी हो तो समझ में आता है, बात समझ में आई कि नहीं? तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, इंक्रीज कहां से हो रही है? 90% इंक्रीज हो रही बड़े लोगों से, 10% पुअर लोगों तो जीडीपी अच्छी है। वो रिच को और रिचर, पुअर को और पुअरेस्ट बनाती है, गरीब को और गरीब बनाती है, और अमीर को और अमीर बनाती है। आई बात समझ? आपने सुना अमीरों की इनकम बहुत तेजी से बढ़ती है, ये गलती है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, हमारे पास दो ही आदमी है जिसको भी देना ठेका उसी को देना, कुछ भी काम करना उन्हीं से कराना। गैस किसको देना? अडानी जी को देना, रिलायंस मोबाइल जी इनको देना, अंबानी जी को देना, सारे काम इन्हीं से कराने। पैसे तो नहीं जनरेट हुई ना, उनको फायदा हो। समझ में? रोड का ठेका इनको देना, इन्हीं को देना। अलग अलग व्यक्तियों को दिया जाएगा तो अलग अलग लोगों की इनकम बढ़ेगी। आई बात समझ में कि नहीं? ऐसे। दूसरा, चेंज इन प्राइस। If increase in GDP due to rise in the price and not due to increase in the physical। अब देखिए क्या होता है, चेंज इन प्राइस, कीमतों में परिवर्तन। ये पेन है, ये पेन 10 साल पहले, पास्ट की बात कर रहे हैं, ये पेन 10 साल पहले 10 रुपए की मिली, आज 20 रुपए की मिली। तो 10 साल पहले इसमें कितने जीडीपी में जुड़ता रहा? 10 रुपए जुड़ता रहा। आज कितना जुड़ रहा है? 20 रुपए जुड़ रहा। प्राइस इंक्रीज हो गई, पर क्या इसका फिजिकल प्रोडक्शन बढ़ा? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर यदि इसका फिजिकल प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा तो जीडीपी किसी मतलब की नहीं। बात समझ पा रहे हैं नहीं? समझिए आप लोग, ये पेन थी पहले 10 रुपए, पहले 10 रुपए की थी, 10 पेन बेचे तो कितना जीडीपी इंक्लूड हुआ? 100 रुपए। आज भी 10 रुपए 10 पेन ही प्रोड्यूस हो रही है, पर जीडीपी कितना इंक्लूड हो रहा है? 200 रुपए। पर क्या रियल प्रोडक्शन हुआ? रियल प्रोडक्शन। बात समझ में आई? तो क्या जीडीपी का कोई महत्व है चीजों से? जीडीपी तो बढ़ रही है, पर एक्चुअली प्राइस लेवल भी तो चेंज हो रहा है, प्राइस भी तो बढ़ रही है उसकी, तो उसके कारण जीडीपी बढ़ रही है। समझ में आई बात कि नहीं है? कोई समस्या? जीडीपी का मतलब होता है जितना वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ उनकी वैल्यू, प्राइस वैल्यू, नॉट फॉर फिजिकल वैल्यू, प्राइस वैल्यू। बात समझ में आ गई? अब प्राइस कीमत बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू तो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा है अगला है बेटा जी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज ये क्या होता है? गैर मौद्रिक लेन देन। गैर मौद्रिक लेन देन क्या होता है? जिसमें पैसे का आदान प्रदान नहीं होता पर लेन देन। कैसे? समझिए बात।
कि भैया आप किसी घर में गए, आपके आटा खत्म, दूसरे घर से ले आए, ओके, आपका कल्याण हुआ, आपको सुविधा मिल गई। आई बात समझ में? आपके यहाँ कोई भंडारा था, भंडारा में सब लोगों ने सहयोग कर दिया, अच्छे से भंडारा हो गया, किसी उसको नहीं रखना पड़ा जो खाना वाना बना दे, कल्याण तो हुआ ना, बढ़िया काम हो गया। पर क्या जीडीपी इंक्लूड हुआ? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज नॉट इंक्लूडेड जीडीपी, जीडीपी इंक्लूड नहीं हुआ, पर कल्याण हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? जब पैसा नहीं चलता क्या लोगों का काम नहीं चलता? और उससे पर कल्याण कैसे मांग? कल्याण तो मान मिला, वास्तविकता कल्याण का खुशी मिली, लोग को नहीं मिली। कल्याण में पैसे बस नहीं होते, कल्याण का मतलब आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी देखा जाएगा, आप खुश हैं कि नहीं है। विराट कोहली बहुत पैसे वाला, पर इंडिया में नहीं रहता। वाई रीजन आर देयर? एटमॉस्फियर। उसको बाहर निकल जाए 100 लोगों को लपेट जाना, विराट कोहली फोटो। एक इंसान की निजी जिंदगी भी होती है, उसको बाहर निकलना, उसको डर लग रहा है कि वे बाहर निकला कि मेरे 1000 लोग मेरे पर लपेट पड़ेंगे। अब ये बताइए, आपको लगता हो इतनी बढ़िया चीजें उसको पीछे 5-6 बॉडीगार्ड भी रहे, उसको सब रोक रहे, वो जा रहे हैं, यदि अक्सर ये रोजाना होने लगे ना तो आपको चिढ़ लगने लगेगी। बस नहीं बोलो चिढ़, आपको कहीं भी जाना है तो 10 बॉडीगार्ड आपको चाहिए। बात समझ पाओ? नहीं रहता हूँ। फिर एटमॉस्फेयर के साथ एनवायरमेंट हमारे जैसे एनवायरमेंट, दिल्ली में कहते जो कोई ले रहा है 40 सिगरेट रोज पी रहा है, बोले बात समझ में आई? अब क्यों रहेंगे दिल्ली में? हमारे तो बाहर है। और आप लोग जनरली देखते होंगे जो भी बड़े लोग हो या तो फिर कहीं गांव साइड प्लाट वॉट ले लेंगे बढ़िया बड़ा सा, वहीं रहेंगे, ना तो बंबई में रहते एक्चुअल में, अन्ना ही वो बहुत दूर रहते हैं, 50-60-70 किलोमीटर दूर चले जाएंगे जहाँ बढ़िया से पहुँच तो वहाँ रहेंगे। फार्म हाउस जिसको बोलते हैं, फार्म हाउस बड़े से बनवाना है तो वहाँ आराम से हो जाए। क्यों दिल्ली के प्रदूषण में रहते? जो पैसा है। क्लियर है? तीन चीजें होती है। कल्याण की भाई वेलफेयर तो है उनका, भाई पैसा बहुत है उनके पास, कल्याण के पर उनको सही सांस ही नहीं मिल पा रही है। हम लगा के बैठे, क्या ऑक्सीजन लगा के बैठते हैं लोग काम करते, क्या बोलते हैं, एयर प्योरीफायर, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। इसके बाद अगला पॉइंट आता है एक्सटर्नलिटीज। इंग्लिश में इसको हिंदी में बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नलिटीज को कॉपी में लिखा होगा, देखिए राष्ट्रीय आयोग कल्याण। घटक एक्सटर्नलिटीज का मतलब बाह्य घटक, बाहरी घटक। बाहरी घटक कैसे समझते हैं? दो तरीके एक्सटर्नलिटी होती है, एक होती है निगेटिव नकारात्मक बाहरी घटक, एक होते हैं सकारात्मक बाहरी घटक। दो तरीके से इम्पैक्ट करते हैं जीडीपी में। देखिए, कोई फैक्ट्री लगी, प्रोडक्शन हुआ, जीडीपी बढ़ी। आई बात समझ? कोई फैक्ट्री लगी, प्रोडक्शन हुआ, जीडीपी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिल्डअप फैक्ट्री है, सीमेंट उत्पादन करती है, उसकी वैल्यू जुड़ती है, जीडीपी इंप्रूव होती है। ये तो हुआ, जीडीपी बढ़ी और उससे धुआं निकल रहा है। उनका एटमॉस्फेयर को बिगाड़ नहीं रहा। वहाँ एक कानूनी नाम मुझे याद नहीं आ रहा होगा कौन सी कानून, वहाँ पानी रख दें आप सुबह, खुला है पानी तो सुबह आपको परत दिखाई देती है उस जगह पर जो कॉलोनी में लोग रहते हैं, दूर ही है। तो क्या इससे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता? जीडीपी तो बढ़ रही है इससे, पर क्या निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता? फैक्ट्री लगाने से, ज्यादा प्रोडक्शन करने से निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता। दूसरे काम लेते हैं सकारात्मक प्रभाव। कहीं एक व्यक्ति ने पार्क बनवाया बढ़िया, खूब सारे पेड़ पौधे लगवाए, सब कुछ कर दिया, वहां लोग बाग घूमने फिरने जाते, कोई इनकम नहीं, कुछ नहीं, कुछ पैसा से नहीं, इंप्रूव नहीं होगा क्योंकि इनकम जनरेट तो हुई नहीं। और क्या लोगों को उससे कल्याण नहीं हुआ? शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही, घूम फिर रहे, बच्चे खेल रहे, समझ पा रहे
सकारात्मक प्रभाव। क्लियर होगी बात? हो सकता है कि भैया जीडीपी में कोई चीज इंक्लूड हो, कोई चीज इंक्लूड ना हो, सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। जीडीपी और वेलफेयर कितने पॉइंट मैंने बता दिए? 4। पहला पॉइंट क्या होता था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कि भैया सकल घरेलू उत्पाद का बंटवारा किस तरीके से। आई बात समझ में? रिच व्यक्ति को ज्यादा पैसा मिल रहा है कि पुअर व्यक्ति को ज्यादा पैसा मिल रहा है। दूसरा बात, चेंज इन प्राइस, प्राइस का चेंज होना। यदि उत्पादन नहीं बढ़ा, प्राइस बढ़ गई उस चीज की, तो क्या होगा? जीडीपी तो बढ़ जाएगी और एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं होगा। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं ना भाई, गुड्स का लेन देन करने में, वो चीज। एक्सटर्नलिटीज कारण मैंने बताया, आई बात समझ में? एक आंतरिक कारण होते हैं, नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक। नकारात्मक प्रभाव समझ में आया? फैक्ट्री का लगना, प्रदूषण होना, जीडीपी बढ़ रही है पर देश का कल्याण। आई बात समझ में? बीमारियां तो बढ़ रही है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तो ठीक है, इससे आप बच नहीं सकते। पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, ज्यादा व्यक्तियों को काम चाहिए होगा, ज्यादा व्यक्तियों को काम चाहिए, पर व्यक्ति जो पर कैपिटा इनकम कम होगी। आई बात समझ में? और ऐसा हो पाना इसके लिए अच्छा नहीं होता। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब है कि पैसा आप खर्च कहाँ कर रहे हैं। एसेंशियल गुड्स पर पैसा लगा रहे हैं, आई बात समझ में? कि आप फायर गुड्स में ज्यादा पैसा इन्वॉल्व कर रहे लगा रहे हैं। पाकिस्तान की जीडीपी क्यों बिकी? देश की हालत क्यों बिकी? पाकिस्तान ने जो जीडीपी का अधिकतर पैसा कमाया वो कहाँ लगाया? मसला बारी, हम इधर मजबूत हो जाए, पैसा ले लेके लगाया, ना तो कोई फैक्ट्री लगाई, ना सर्विस सेक्टर को मजबूत किया, तो देश क्या? समझ में आई बात? वहां रिसोर्सेज की कमी नहीं, रिसोर्सेज पर्याप्त, इंडियन जैसे इंडिया का ही पार्ट था, रिसोर्सेज की कमी नहीं, पर इस्तेमाल सही होगा। क्लियर? समझ में आई बात? तो कोई यदि व्यक्ति कहता है, आपसे मुद्दे की बात करता है कि जीडीपी बढ़ रही है, भाई कंपोजिशन बताइए, जीडीपी कैसे बढ़ेगी, कारण बताइए। तो सबसे जरूरी चीज होती है इकोनॉमिक्स पढ़ने का समझ भी, आइए उसी तरीके से सोचना है, कोई बात नहीं। जैसे कौन सोचते? मनोज वाजपेयी, मनोज तिवारी, डॉलर बढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे नहीं। अभी अमेरिका की राष्ट्रपति, उनका एक के राष्ट्रपति लोग बात जब देश मजबूत होता है कर सकता है, बड़ी चीज नहीं उसके लिए।